नमस्कार, एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अगर कोई टेंडर 999 करोड़ रुपए का है और उसे करीब-करीब 16 टुकड़ों में करके आगे दिया जाता है, यानी कि उसकी टेंडरिंग की जाती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि उसे प्रॉपर अथॉरिटी के पास भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंत्री उसे अपने ही अधिकार से पास कर सकता है और ठेकेदार को दे सकता है, जो उसका मनपसंद ठेकेदार है। अरविंद केजरीवाल का दिमाग ऐसे कामों में बहुत शातिर है। लेकिन गुरुवार को मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल की सारी पोल पट्टी खोल दी, क्योंकि अब इस मामले में रिपोर्ट आ चुकी है। अच्छा, अब इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की गर्दन अगेन फिर से एक नए घोटाले में फंसती हुई नजर आ रही है। वैसे इससे पहले भी काफी सारे घोटाले अरविंद केजरीवाल के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। शराब घोटाला, पैनिक घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक और अब ये स्कूल घोटाला। इसके अलावा भी कई ऐसे घोटाले हैं जो आप जानते ही हैं। शराब घोटाले में तो नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, लेकिन ये बचते हुए इधर-उधर घूम रहे हैं और हर बार जो है उल्टा-सीधा जवाब दे देते हैं कि ये संबंध में ये नहीं है तो वो नहीं है, कोई ना कोई लकूना लगा करके उसका जवाब दे देते हैं और पेश नहीं होते हैं। और हैरानी की बात ये है कि जो इनका लेटेस्ट नोटिस इनको मिला था, उसमें तो ईडी ने ये लिखा हुआ था कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आप पेश होइए, क्योंकि आपको गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है। लेकिन इनके मन में न जाने क्या डर है, ये ईडी के सामने पेश नहीं हुए। खैर उसमें मैं बाद में बात करती हूँ। ये जो क्लासरूम घोटाले की बात है, इसमें इनका इतना शातिर दिमाग है, इन्होंने ठीक वैसे ही किया, जैसे शीश महल का रेनोवेशन इन्होंने टुकड़ों-टुकड़ों में करके उसकी टेंडरिंग की थी, ताकि वो पकड़ में ना आए। ठीक उसी तर्ज पे इन्होंने क्लासरूम बनवाने के लिए भी पार्ट टेंडरिंग की। ये जो मैटर है, ये मसला है, 2016 में हरीश खुराना ने उठाया था। उन्होंने एक केस दायर किया था और उस पे बुधवार को रिपोर्ट आ चुकी है। अब आप देखिए कि ये कितने शातिर हैं। आज मीडिया से बात करते हुए मनोज तिवारी ने ये दावा किया कि बुधवार को लोकायुक्त में जो केस चल रहा था 2016 से, 2016 में ये केस दायर किया गया था, क्लासरूम घोटाला। लंबे समय के बाद ये सामने आया है, इस पे रिपोर्ट आ गई है और लोकायुक्त ने निर्देश दिया है। उस निर्देश की प्रति भी उन्होंने बताई। उसमें ये कहा गया है कि इसमें 2 लोग रिस्पोंडेंट हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में हैं और सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। अपने हेल्थ इश्यू की वजह से सत्येंद्र जैन बेल पे हैं। लेकिन ये जो स्कूल 5 लाख में बन सकते थे, आप देखिए, अंडरलाइन कीजिए इस बात को कि जो स्कूल 5 लाख में बन सकते थे, केजरीवाल ने इन्हें 33 लाख में बनवाया। इन दोनों आप नेताओं ने टेंडर जारी किया और देखिए, जिस लोकायुक्त और लोकपाल के लिए आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा शोर मचा रही थी, हो हल्ला कर रही थी, उन्होंने ही अब ये आदेश दिया है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भले ही जेल में हैं, लेकिन उनसे कहिए कि वो अपना जवाब दें, क्योंकि वो संदिग्ध लग रहे हैं। अब ये घोटाला कैसे होता है, ये भी आप समझ लीजिए। वैसे तो अरविंद केजरीवाल काफ़ी शातिर हैं। अगर देखिए, बहुत साफ-साफ लोकायुक्त ने अपने फैसले में कहा है कि अगर जो रिस्पोंडेंट हैं, वो जेल में बंद हैं, तो उन्हें वहाँ के जेल के डीजीपी नोटिस उन्हें दें और ये 7,180 कमरे बनने के लिए 999 करोड़ के टेंडर दिए गए थे। ये टेंडर पहले तैयार हुए थे, उसके बाद इन्हें 16 टुकड़ों में बाँटा गया। ऐसा इसीलिए किया गया ना कि ये किसी भी एजेंसी के पास ना भेजे जाएँ, इन्हें एसजी के पास या कैबिनेट के सामने ना रखा जाए। सिर्फ़ शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के पास जाएँ, जिसकी वजह से ये टेंडर 100 करोड़ रुपए से नीचे का हो गया। अब नियम ये है कि 100 करोड़ से नीचे के जो टेंडर हैं, वो मंत्री अपने स्तर से ही उसको स्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन
टेंडर तो एक ही था ना, 999 करोड़ रुपए का। तो ये इन्होंने अपना दिमाग लगाया इसमें। अच्छा, इतना दिमाग ये भ्रष्टाचारी में लगाते हैं, इतने सारे घोटाले इनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं कि मतलब इन्हें नींद कैसे आती होगी। लेकिन बहुत शातिर हैं, अब तक इन्हें शराब घोटाले में करीब-करीब 5 नोटिस मिल चुके हैं और जो रीसेंट नोटिस इनको आया है, उसमें ईडी ने इनको ये कहा भी है कि आप अरेस्ट नहीं होंगे, आपको केवल गवाह के तौर पे बताया जा रहा है, क्योंकि ये लगातार कह रहे थे कि मुझे बताया जाए कि मुझे संदिग्ध माना जा रहा है या मुझे गवाह के तौर पे माना जा रहा है या मुझे एक आम आदमी के तौर पे बुलाया जा रहा है। तो ईडी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आपको गवाह के तौर पे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन केजरीवाल के काम ऐसे किए हुए हैं, उनके मन को ये पता है कि अगर वो ईडी के सामने पेश होंगे तो वह किसी न किसी ईडी के जाल में फँस ही जाएँगे। और फँस जाएँगे और एंड ऑफ द डे जिस तरीके से आपके मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था, इसी तरीके से इनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक और बात है, ये अपना एक परसेप्शन बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं झूठ बोलता रहूँगा पब्लिक के सामने। इन्होंने इनके मन में इतना डर था जेल जाने का कि इन्होंने बाकायदा अपने जेल जाने को लेकर के रेफरेंडम करवाया और उसके बाद इन्होंने लोगों से पूछा कि मैं जेल जाऊँ, उसके लिए क्या मैं दिल्ली सरकार जेल से चलाऊँ या कि मैं रिज़ाइन दे कर के जाऊँ? अब आप ये बताइए कि जनता इन्हें क्या बोलेगी कि आप जेल जा रहे हैं, तो फिर आपको सरकार चलाने की क्या ज़रूरत है? और आज तक क्या कोई मुख्यमंत्री रिज़ाइन दिए बिना जेल गया है, या उसने जेल से सरकार चलाई है? ये बात भी ये अच्छे से जानते हैं, लेकिन इन्हें एक अपना परसेप्शन बनाना है। अब आप देखिए, इन्होंने राम मंदिर को लेकर के एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो एक तरफ ये दिल्ली में सुंदरकांड करवा रहे हैं, क्योंकि इनको ईडी का डर है कि कहीं ईडी इन्हें दबोच ना ले। उस डर से ये जो इनकी कार्यशैली है, उसको ये राम राज्य से रिज़ेम्बल कर रहे हैं कि दिल्ली में राम राज्य चल रहा है। और गुरुवार को तो इन्होंने बाकायदा कितने सारे पॉइंट्स में ये बताया कि इनके स्कूल ऐसे हैं, इनके सड़कें ऐसी हैं, इनका पानी का सिस्टम ऐसा है, बिल्कुल अपने जो इनका कहना चाहिए व्यवस्था है, उसको इन्होंने राम राज्य से रिलेट कर दिया। लेकिन राम राज्य में इन्होंने ये नहीं सोचा कि वहाँ पे इतने घोटाले कौन करता था, इतने घपले कौन करता था, इतना झूठ कौन बोलता था। क्योंकि राम राज्य में तो जितने असुर थे, उन सबको श्री राम जी ने समाप्त कर दिया था, जब वो वनवास के दौरान। अब ये बीच में जो घोटाले अपने कर रहे हैं, ये तो जनता के बीच में जाकर के बताते नहीं हैं, लेकिन अपने शासन को सुशासन बताते हुए राम राज्य से रिलेट कर रहे हैं। ये इन्होंने एक नया कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपने आप को राम भक्त कह रहे हैं और राम की आड़ में ये सोच रहे हैं कि मैं घोटाले करता रहूँगा, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अब आप देखिए, इनके नाम के साथ घोटाले के बाद घोटाले जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये बचेंगे नहीं, क्योंकि ईडी इनको लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। 4-5 नोटिस इनको मिल चुके हैं और अगला नोटिस इनको जल्दी ही मिलने वाला है। जैसा कि अक्सर हर 5-7 दिन के डिफरेंस पे इनको नोटिस जारी हो जाता है। वो अलग बात है कि इनके पास लॉजिक ही अपना इतना भारी भरकम पहले से बना के रखते हैं। कभी ये पूना चले जाते हैं, कभी ये गोवा चले जाते हैं, कभी ये 3 राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका में चले जाते हैं, तो कभी ये मेडिटेशन सेंटर चले जाते हैं। इनके पास बहाने बहुत रहते हैं। बहानेबाज़ हैं बहुत, झूठे बहुत हैं, घपलेबाज़ हैं और देखिए जो 999 करोड़ का घोटाला इन्होंने ये किया है, क्या इनकी गर्दन बच जाएगी? फिर ये कहेंगे कि हमने कुछ नहीं करा और आज तक ये दावा क्या करते हैं, दिल्ली में द बेस्ट एजुकेशन जो है बच्चों को दी जा रही है। लेकिन बच्चे जिस क्लासरूम में बैठ रहे हैं, उन क्लासरूम को वो इतने कम पैसों में बन सकते थे, जिन्हें इन्होंने इतने ज़्यादा पैसों में बनाया। यानी कि मतलब वो क्लासरूम जो हैं, कितने बनने थे? 7,180 कमरे बनने थे और इन्होंने उनको टेंडरिंग उनकी पाट कर दी और इसके बाद केवल इसलिए
कि वो अपने चहेते ठेकेदार को दे सके, क्योंकि जो 100 करोड़ से नीचे का टेंडर होता है, वो मंत्री अपने अधिकार को प्रयोग करते हुए उसको टेंडर कर सकता है। अब ये भी बड़ी अजीब बात है कि इन्होंने जो क्लासरूम मात्र 5 लाख में बन सकते थे, इन्होंने 33 लाख में बनवाए। तो इनको इस मामले में इनकी गर्दन ज़रूर फँसेगी, क्योंकि ये एजुकेशन को लेकर के अक्सर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। और ये तो ये कह रहे थे मनीष सिसोदिया को पता नहीं कौन-कौन सा रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा एजुकेशन का सिस्टम कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो 5 लाख का क्लासरूम बन सकता था, वो इन्होंने 33 लाख में बनवाया। कमाल हो गया। मतलब ये जिस समय टेंडरिंग करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, तो ये देखते नहीं हैं, और सेम इन्होंने अपने शीश महल में किया। इन्होंने रेनोवेशन करवाया, और रेनोवेशन में इन्होंने करीब-करीब 50 करोड़ रुपए का घोटाला किया। एक बहुत अच्छा-सा बंगला भी जो है, दिल्ली जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ में बन जाएगा। लेकिन इन्होंने अपना आवास और अपना ऑफ़िस उस पर 50 करोड़ से भी ज़्यादा लगा दिए, और उसमें जो पर्दे लगे हुए हैं, वो पर्दे लाखों-लाखों रुपए के हैं, और उसमें जो टॉयलेट में जो सामान लगा हुआ है, वो भी लाखों-लाखों रुपए का है, एंड जो घर में जो क्रॉकरी है, लाखों-लाखों रुपए की है, जो इस समय ठग चंद्रशेखर जेल में है, उसने सारी पोल पट्टी खोली। अच्छा, इनकी पोल पट्टी भी बड़ी जल्दी खुल जाती है। ये सोचते तो हैं कि बहुत शातिर हैं, लेकिन जो लोग इन सब कामों में इनको फ़ॉलो करते हैं, तो इनकी पोल पट्टी भी खुल जाती है। उन्होंने ये बताया कि क्रॉकरी को वो साउथ से व्हाट्सएप पे पहले इनको दिखाते थे कि आपको ये चम्मच पसंद है, ये ओके करते थे, तो फिर वो खरीदते थे उसको। वो क्रॉकरी भी करोड़ों रुपए की है। तो इस तरीके से ये घोटालेबाज़ है, और अपनी जान बचाने के लिए अभी पूरे घोड़े खोले हुए इन्होंने कि ईडी से ये बच जाएँ, लेकिन ईडी से ये कब तक बचेंगे? और अब ये नया घोटाला इनके साथ जुड़ गया है। तो दोस्तों, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इनका क्या हश्र होने वाला है, क्योंकि फिलहाल तो ये राम नाम का राग अलापने लगे हैं, इसलिए ताकि इनकी जान बच जाए। लेकिन राम झूठे और मक्कार लोगों के साथ नहीं होते हैं, वो अपने भक्तों के साथ होते हैं। अब इन्होंने तो वहाँ सुंदर पाठ भी करवाने शुरू कर दिए हैं, यानी कि जो मोदी करवा रहे हैं, वही इन्हें करवाना है। मतलब मोदी की नकल करते हैं। बताएँ तो मोदी के साथ कोई घोटाला जुड़ा हुआ है? अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम हो रहे थे, और इन्होंने दिल्ली में एक संगठन बना दिया जो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, सुंदरकांड का पाठ करेगा। इस तरीके से इन्होंने 1 हफ्ते पाठ करवाया और दिल्ली को रामराज का नाम दे दिया। इतना ज़्यादा इनका दिमाग चलता है, और झूठ बोलने में तो कोई इनकी बराबरी ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा। आपको मेरे कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं आप। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।